राजा भैया से क्या रिश्तेदारी है आपकी? समाजवादी पार्टी ने जाहिर है कि विधायक बनाया पहली बार आपको। आपने राज्यसभा के चुनाव में धोखा क्यों दिया समाजवादी पार्टी को? उस पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए था बाद में। और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जानना चाहता हूं कि जब आप 12 से 17 तक मुख्यमंत्री थे तो आप और दलों के विधायकों से मिलते थे कि नहीं मिलते थे? बहुत सी चीजें अंदर की हैं, खोलूंगा तो बहुत चीजें खुलेंगी। वो अखिलेश जी से एकदम किनारा कशी किए हुए हैं, लेकिन शिवपाल जी से जाकर मिलते रहते हैं आप चुपचाप। जी कोई माँ की गाली देगा तो फिर मेरा इस धरती पर पैदा होना ही बेकार है, अगर मैं उसको भी जवाब न दे पाता। सर, आप इतना नाराज हैं अगर समाजवादी पार्टी से, तो आपने अभी तक विधायकी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कि आपने फ्लैट लिया, पैसा लिया और फिर 22 श्रेणी सुरक्षा मिली, तब राज्यसभा में वोट दिया, तो आप लोग क्या बिक गए थे इतने लोग? अगर कोई संभावना बनती है तो अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने। नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान के तौर पर राकेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। अमेठी गौरीगंज से विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, लेकिन आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह को बागी विधायक भी कहा जाता है समाजवादी पार्टी से, और इसके पीछे वजह ये रही कि जब राज्यसभा के चुनाव हुए तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को उन्होंने वोट किया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत समाचार में। सर, शुरुआत करते हैं, राजनीतिक आपका जो करियर रहा, आपने राजनीति की शुरुआत कहाँ से की, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मैं स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेट खेला करता था और स्पोर्ट्स कॉलेज का ट्रायल दिया और मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन मैं एक दिन ओवर एज हुआ, इस कारण मैं नहीं जा पाया। तो मैंने छात्र जीवन से ही राजनीति की तरफ मेरा रुझान रहा, समाज सेवा का तरफ रुझान रहा। मैं इंटर कॉलेज का एनएसयूआई का अध्यक्ष हुआ। कांग्रेस का एक संगठन है एनएसयूआई, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, और उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष हुआ। 92 में उसका जिला अध्यक्ष हुआ और 3 प्रदेश अध्यक्षों के साथ मैंने काम किया, स्वयं प्रकाश गोस्वामी, रेहान अहमद और सुबोध श्रीवास्तव। इनके साथ मैंने कांग्रेस की राजनीति की, कांग्रेस की ही नर्सरी का मैं पौध हूँ। और उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ, बीडीसी हुआ, पत्नी मेरी जिला पंचायत सदस्य है, मैंने अमेठी में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, निर्विरोध कराया। राहुल गांधी के सांसद रहते मैंने वहाँ निर्विरोध कराया। मैंने वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का बनाया। 36 में से 29 जिला पंचायत सदस्य अपने साथियों के सहयोग से मैंने वहाँ जिला पंचायत का सदस्य, और 13 में से 12 ब्लॉक प्रमुख समाजवादी पार्टी का, जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, नगर पालिका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, गायत्री प्रजापति वहाँ से जिला विधायक मंत्री, मैं विधायक, पहले फलवन भी इसी में था, अमेठी में वो कट गया, वहाँ फाकीफोर जी विधायक। तो जहां कांग्रेस का गढ़ जिसको कहा जाता था, या भारतीय जनता पार्टी उसके विकल्प के रूप में कभी कभी आ जाती थी, वहां हम लोगों ने संगठन का काम करते हुए, मैंने के साथ साथ उसके बाद में युवजन सभा का भी 9 साल जिला अध्यक्ष रहा। कांग्रेस में कितने साल आप रहे? शुरुआती जीवन से लेकर कांग्रेस में किसी महत्वपूर्ण पद पे रहे आप? मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश उपाध्यक्ष भी मुझे बनाया गया था, लेकिन जैसे मैं बना उसके बाद मैंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों, वजह क्या रही? 97 में मैं राजनीति की शुरुआत 92 से किया आपने? हाँ, 92 से मैं इंटर कॉलेज में और था, 5 साल आप जो है वो कांग्रेस में रहे और 97 में आपने कांग्रेस को छोड़ दिया। हाँ, इस्तीफा दिया मैंने पद से। हाँ। और 2003 तक मैं निर्दलीय के रूप में राजनीति करता रहा। क्यों छोड़ना पड़ा कांग्रेस आपको? ऐसा है, उस समय एक झगड़ा हुआ हमारा, और उसमें मुझे 1 महीने 27 दिन जेल रहना पड़ा। और उस 1 महीने 27 दिन में राजनीतिक झगड़ा था? हाँ, राजनीतिक झगड़ा था। राजनीतिक झगड़ा था और राजनीतिक में एक गेट लगाने का, वो सोनिया जी का पहला कार्यक्रम उनकी राजनीति में आने के पहले अमेठी पहली बार हो गई थी। हम लोगों ने गेट लगा के उनके स्वागत की तैयारी की थी, भव्य स्वागत किया था। फुरसतगंज में वो लैंड की थी और उनको अमेठी तक जाना था। तो उसमें मैं नाम नहीं लूंगा दूसरे व्यक्ति का, जो उससे विवाद हुआ, वो गेट जगह पे लगाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ता गया। फोटो रही होगी आपकी? हाँ, कि आपकी फोटो ना दिखे, जो भी रहा। हाँ। तो ये होता है राजनीति में, वर्चस्व की लड़ाई। और उसके बाद वो गेट मैंने लगाया और भव्य स्वागत किया। हजारों मोटरसाइकिल से, उस समय भी मेरी उम्र कम थी, लेकिन लोग साथ थे, नौजवान साथ चलते थे, स्वागत करवाया।
और हमको लगता है कि सबसे बड़े तामझाम के साथ मैंने सोनिया जी का स्वागत किया था। उसके बाद उस बात को बढ़ते ईद के दिन जो दूसरा पक्ष था वो हम पे अटैक करना चाहा, उसमें बम कांग्रेस चला, के ही गोली लोग थे चला। वो भी? हाँ, कांग्रेस के लोग थे। हम्म। और बम चली, गोली चली, बहुत लोग घायल हुए। मुझे 1 महीने 27 दिन जेल रहना पड़ा। 307 में। 307 लगा। हाँ। और एक भी कांग्रेस का छोटा से बड़ा कार्यकर्ता हम्म। ना तो मिलने गया, ना तो फ़ोन, मतलब फ़ोन तो था नहीं, लेकिन परिवार में जाके बात कर सकता था। तब वो एक टावर वाला फ़ोन लगता था मेरे घर पे, वो भी लगा था। मेरे पिताजी प्रधान थे, ताऊ जी उसके ब्लॉक प्रमुख थे। तो को किसी कांग्रेसी ने अपने जुझारू कार्यकर्ता का, जो लखनऊ में कैप्टन सतीश शर्मा आए तो हज़ारों गाड़ियों के साथ स्वागत करे, जो अमेठी में आए, जो अमाहट सुल्तानपुर में आए और रात-दिन जो काम करता रहा पार्टी का, उसको ठीक है, हमारा आपस में विवाद था। तो आप दोनों के साथ सिम्पैथी आपकी हो दूसरी सकती पार्टी थी। जेल गई थी कि नहीं गई थी? दूसरी पार्टी भी बाद में जेल गई, हम्म। दूसरी पार्टी भी गई, क्राफ्ट केस हुआ, जेल गई दोनों पार्टी। लेकिन उसमें कहीं से पार्टी का कार्यकर्ता के साथ खड़ा होके साथ देना नजर नहीं आया। ये भी प्रयास हो सकता था दोनों तरफ से कि दोनों को एक करते, दोनों हम उम्र थे, दोनों हम क्लास फेलो थे, साथ राजनीति शुरू किए थे। लेकिन वो लगा मुझे कि नहीं, ये केवल लड़ा के। और मैं सही बताऊं तो मैं अगर कांग्रेस में रहा होता तो मेरे पटीदार को बूथ का बफ्ता भी दे देते, मैं बूथ इंचार्ज का इंचार्ज भी ना हो पाता वहां। ऐसा यही से ये है यही कांग्रेस। वजह रही। 97 में जब आपने समाजवादी पार्टी में कौन लेके गया आप? नहीं, मैं 97 में समाजवादी पार्टी में नहीं गया। हम्म। मैं निर्दलीय के रूप में राजनीति करता रहा। 2000 में मैंने ब्लॉक प्रमुख अपना बनाया गौरीगंज में। हम्म। भारतीय जनता पार्टी की उस समय सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ बहुत मजबूत व्यक्ति, जो राजीव गांधी के रहते हुए प्रधानमंत्री के चुनाव जीत जाते थे गौरीगंज, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, उनसे मेरी लड़ाई हुई और मैंने अपना ब्लॉक प्रमुख वहाँ सुरक्षित सीट पे बनवाया, मदद करके, और लोग लगे, मैंने भी बनवाया। वहाँ से विवाद शुरू हुआ और ये चलता रहा। 2000 में मैं जिला पंचायत का अपने भाभी को सदस्य भी लड़ाया था हम्म। और 362 वोट से उस चुनाव को मैं जीता। लेकिन सत्ता के जो सत्ता का हथकंडा होता है उसमें रिकाउंटिंग करा के 22 वोट से मैं हरा दिया गया था। हम्म। फिर बागी के रूप में चलता रहा और बागीपन रहा है, लड़ता झगड़ता, अपनों की मदद करता, अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलता रहा और ब्लॉक प्रमुख बनाया। फिर 2005 में मैं नहीं 2003 में हम्म। गौरीगंज में उपचुनाव हुआ। हम्म। उस समय मायावती जी का पोटा और फोटा हम्म। दोनों चल रहा था और मायावती जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री बहन जी थी। मेरे यहाँ उपचुनाव था। एक कांग्रेस के भाई नूर मोहम्मद जी विधायक हुए थे। 4 महीने बाद दुर्भाग्य रहा उनके परिवार का, उनका, कि वो बिजली का करंट लगा विधायक होते, 4-5 महीने बाद वो स्वर्गवासी हो गए। तो वहाँ उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के पहले ही राजा भैया पे और अक्षय प्रताप पे और उनके पिताजी पे पोटा लगा था और हम्म। बाहर जो हम लोग जैसे लोग थे उन पे फोंटा चल रहा था। उस पोटा और फोंटा के विरोध में उस उपचुनाव में माननीय नेताजी का, माननीय अमर सिंह जी का और प्रदेश का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो मुझे ज्वाइन कराने ना गया हो गौरीगंज। मैंने 2003 20 फरवरी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और जिस दिन सदस्यता ली उसी दिन मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया गया युवजन सभा का और मैं समाजवादी पार्टी के संगठन का काम करने लगा। 2005 में मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ और ब्लॉक प्रमुख होते हुए मैं जिले का 23 ब्लॉक उस समय हुए। सुल्तानपुर में मैं 23 ब्लॉकों के प्रतिनिधित्व करने लगा। जिला अध्यक्ष प्रमुख संघ का हुआ, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमुख संघ का हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक हमने प्रमुखों के अधिकार की लड़ाई लड़ी। हरीफ साल्वे जैसे वकील को 2007 में हमने करके सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी। तो लगातार ये संघर्ष करने का एक वो रहा है। 2010 में मैंने फिर बसपा की सरकार में गौरीगंज में अपना ब्लॉक प्रमुख बनाया। सबसे ज्यादा वोट से मंडल में अपनी प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से ब्लॉक प्रमुख बनाया। मंडल में सबसे ज्यादा वोट से अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाया। 12 में पहली बार समाजवादी पार्टी से मुझे टिकट मिला और 12 में जब टिकट मिला तो उसके पहले समाजवादी पार्टी कभी चौथे और तीसरे नंबर से रनर या विनर नहीं हो पाई थी गौरीगंज में। 5 चुनाव उसके पहले लड़ चुकी थी। पहली बार गौरीगंज की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और विधायक बनाने का काम किया। राजा भैया की बात बताई कि पोटा और सोटा,
दो चीज, राजा भैया से क्या रिश्तेदारी है आपकी? नहीं, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। राजा भैया के चचेरे मौफेरे भाई हैं अक्षय प्रताप सिंह, हाँ। जो अमेठी जामू ब्लॉक के रहने वाले हैं, हम्म। मेरे मतदाता हैं और पड़ोसी होने के नाते उनका भी परिवार पहले कांग्रेसी था, मेरा भी परिवार कांग्रेसी था, तो अक्षय प्रताप जी से राजनीतिक रिश्ते थे और मुझे लगा उस समय कि राजा भैया और अक्षय प्रताप जी के साथ या उनके पिताजी के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए इनके साथ खड़ा हुआ जाए। तो सिर्फ यही वजह रही कि जिसके आपको तो कहा जाता है कि राजा भैया के बड़े करीबी लोगों में से शुमार किया जाता है आपका, इसी वजह से सोटा चलाया मायावती ने आपके ऊपर? अब हाँ, उस समय मैं कहूँ तो 2010 में मुझे भी गैंगस्टर में जेल जाना पड़ा। प्रमुखी के चुनाव में जब जिता लिया अपने कैंडिडेट को, बसपा के कैंडिडेट को हराया, पंचम तल से उस चुनाव की मॉनिटरिंग हो रही थी। तो ये सब राजनीति में होता रहता है, इसकी तो कभी चिंता करनी नहीं चाहिए। पक्ष और विपक्ष राजनीति में लगा रहेगा। लेकिन राजा भैया से करीबी का रिश्ता ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर ये कहना चाहूंगा कि 2012 में मुझे टिकट नहीं मिल रहा था और राजा भैया ने अपनी पूरी ताकत लगा के मुझे टिकट दिलाने का काम किया था समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी में, और मैं तो युवजन सभा का जिला अध्यक्ष था उस समय। युवजन सभा का जिला अध्यक्ष रहते आपको जो है वो 2012 में समाजवादी पार्टी से? उसी समय मैंने जिला अध्यक्ष युवजन सभा को छोड़ा था, जब मुझे टिकट मिल गया था। तो तब तक मैं संगठन का ही काम करता था। राजा भैया, अमर सिंह, मुलायम सिंह, ये सब जो है वो आप सबके संपर्क में रहे और उस वक्त राजा भैया भी मिनिस्टर हुए थे। हाँ, 12 में जो है वो मिनिस्टर हुए थे और टिकट दिलाया उन्होंने। चलिए, लेकिन आपको इतने सारी चीज़ें रहीं, राजा भैया का एहसान रहा आपके ऊपर, ऊपर से फिर समाजवादी पार्टी ने जाहिर है कि विधायक बनाया पहली बार आपको। आपने राज्यसभा के चुनाव में धोखा क्यों दिया समाजवादी पार्टी को? नहीं, मैं इसको धोखा नहीं कहूंगा। देखो, मेरी लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात होती रही और मैं सनातनी परिवार में पैदा हुआ हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ। लगभग 500-550 दुर्गा पूजा की झांकियां मेरी विधानसभा में लगती हैं। लगभग 100 कभी 118, कभी 112, कभी 125 रामलीलाएं मेरे यहाँ खेली जाती है मेरी विधानसभा में। मैं न पक्ष देखता हूँ, न विपक्ष देखता हूँ, मैं सब में जाता हूँ। कोई राजनीतिक विरोधी भी पंडाल लगाया है तो मैं उसमें भी जाता हूँ, माथा टेकता हूँ, जो होता है चढ़ावा चढ़ाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। रामचरितमानस का जब मामला आया और माननीय राष्ट्रीय महामंत्री समाजवादी पार्टी द्वारा जब अभद्र टिप्पणी की गई तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की, कई राउंड में मेरी बात हुई और हद तो तब हो गई जब सरेआम चौराहों पे रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गईं या फड़वाई गईं और उसके बाद भी मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा और माननीय प्रोफेसर साहब से भी मैंने कहा कि कम से कम एक नोटिस तो दीजिए पार्टी की तरफ से, इनको इनसे स्पष्टीकरण तो मांगिए। हजारों हजार लाखों लाख ऐसे सनातनी हैं जो समाजवादी पार्टी में है और समाजवाद में भरोसा और विश्वास रखते हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। तो आपको कम से कम इनसे स्पष्टीकरण तो मांग ही लेना चाहिए। लेकिन वो चलता रहा और आगे बातें बढ़ती रहीं। फिर हम ही पे को फंके की नजर से देखा तो जहां भरोसा हटे वहां राजनीति का कोई मतलब। तो भरोसा टूट चुका था अखिलेश यादव का आप पे? मुझे लगता है कि सदन में जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेता प्रतिपक्ष होते हुए जब योगी जी ने उस चौपाई का जिक्र करते हुए कहा कि चीफ हिप या उनके पीछे राकेश सिंह बैठे हैं, अगर आपको उसका मतलब नहीं पता है तो उनसे पूछ लो। तो उस पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टिप्पणी नहीं करना चाहिए था बाद में कि आप एक से कहलवा सकते हो। कौन सी चौपाई पड़ी थी? ढोल गंवार शूद्र पशु सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उसका अर्थ बताया योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और बोलते बोलते उन्होंने अपना गेम खेला और उन्होंने कहा कि अगर आपको नहीं इसका अर्थ पता है तो चीफ हिप मतलब मनोज पांडे जी या राकेश सिंह पीछे बैठे हैं उनसे पूछ लो। उस पे उनका रिएक्शन नहीं आना चाहिए था। उन्होंने क्या बोल दिया था? उन्होंने सदन में कहा कि आपने एक से कहलवाया है, मैं 50 से कहलवा सकता हूँ कि मैं शूद्र हूँ, मैं तामपत्र पे लिख के दे सकता हूँ, सोने के तामपत्र पे कि मैं शूद्र हूँ। ये सब बातें अपने विधायक के लिए वो तो आपको छेड़ेंगे ही, वो तो हमको छेड़ेंगे ही। मैं सनातनी बात कर रहा हूँ और आपके साथ बैठा हूँ तो आपको छेड़ेंगे, तो आप उनके गेम में क्यों फंस रहे हैं? फिर दूसरी घटना हुई कि मेरी गायत्री प्रजापति के यहाँ एक शादी थी, वहां आप जैसे लोगों ने उनसे एक प्रश्न किया कि राकेश प्रताप सिंह 2 सड़कों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं। किया आपने, हम लोगों ने खूब चलाया और आप कुछ कहना चाहेंगे?
तो उन्होंने कहा कि ये तो मुख्यमंत्री जी से मिलते रहते हैं, इन्हीं से पूछ लो सड़कें क्यों नहीं बन रही है। क्या आप बताइए कि ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतनी छोटी टिप्पणी शोभा देती है? अपने विधायक को कौन नहीं मिलता है? मैं तो जब भी गया हूँ मैं नाम लूंगा तो बहुत लोग नंगे हो जाएंगे। मैं जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया हूँ मिलने, तब तब हमको 2-4-5 विधायक जरूर मिले हैं और हर जाति और हर धर्म के मुझे मिलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के यहाँ, मंत्री के यहाँ अगर विधायक नहीं जाएगा तो अपने क्षेत्र का काम कैसे करेगा? और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जानना चाहता हूं कि जब आप 12 से 17 तक मुख्यमंत्री थे तो आप और दलों के विधायकों से मिलते थे कि नहीं मिलते थे, उनका काम करते थे कि नहीं करते थे? मैं तो कई विधायक को जानता हूं कि मुझे अगर 5 करोड़ रुपए त्वरित की विकास के लिए दिया गया है तो उनको 25 करोड़ रुपए दूसरे दल के विधायक को दिया गया है। कांग्रेस के विधायकों और भाजपा के विधायकों मैं जानता हूं जिनको कि हमसे 10 गुना ज्यादा पैसा दिया गया है। तो ये एक चीज हुई। दूसरी चीज ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा अभिभावक होता है पार्टी का, हमारा मुखिया होता है और हमको जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी, जब भी हम कभी अपने आप को असहाय सा महसूस करूंगा, तो अपने मुखिया के पास ही मैं जाऊंगा या मुखिया से मदद की गुहार करूंगा या मदद चाहूंगा। आप बताओ, मैंने इनकी अनुमति ली। मैं 11 दिन तक हजरतगंज जैसे चौराहे पर अनशन पर बैठा, आमरण अनशन पे गया। कीटोन मेरा 2 के ऊपर चला गया, क्रिएटिनिन मेरा 1.7 के ऊपर चला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार मेरा हाल चाल लिया फोन करके। कैसे होता है, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे है, लेकिन तबीयत का ध्यान रखना। एक भी फोन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नहीं आया। मेरे हाथ बांध के डिप लगाई गई, उसके बाद भी उनका फोन नहीं आया। मैंने उनको मैसेज कराया। देखिए, बहुत सी चीजें अंदर की हैं, खोलूंगा तो बहुत चीजें खुलेगी। मैं आपको बताऊं नकवी जी, जब मेरे पास लोग आए, राजेंद्र चौधरी जी आए, राम गोविंद चौधरी जी आए, नरेश उत्तम जी आए और भी लोग, आशीष जो उनके मीडिया प्रभारी हैं वो लोग आए कि तो मैंने बहुत अंदर से उनको मैसेज कराया कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगता है कि मेरा अनशन कभी भी तोड़वाना है तो मुझे 24 घंटे पहले मैसेज करा देंगे कि मैं कल अनशन तोड़वाऊंगा और खुद आके तोड़वाएंगे। मैं 100-200 बफ लगा के अपनी विधानसभा के लोगों को बुला लूंगा और 2 फर्क कोई बड़ी बात नहीं। आके इतने तो कहेंगे है, चलो तुम अनशन खत्म करो और जब सरकार बनेगी तो इस तरह की 20 सड़कें तुम्हारी बनवा दूंगा, चलो काम करो। इतना तो मैंने उनसे अनुरोध किया था, इतना भी वो नहीं कर पाए। प्रेस पे जो बोले आपको भी पता है, जिस तरह से भेज के लोगों को मेरा अनशन तोड़वाया गया वो आपको भी पता है। क्या राष्ट्रीय नेतृत्व का एक आपका कार्यकर्ता आपकी फोटो लगा के, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के, हजरतगंज जैसे चौराहे पे जहां 25 लाख लोग रोज गुजरते हैं, आपकी फोटो, समाजवादी पार्टी का झंडा देख रहे हैं, वो अनशन कर रहा है, वो लड़ रहा है, वहां रात में मच्छरदानियां लगा के सो रहा है, एक फोन करके भी उसका हालचाल आप नहीं ले सकते या अनशन जाके नहीं तोड़वा सकते हो? एक चीज। दूसरी चीज, आपको पता होगा और आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा है उसमें, सत्य को सामने लाने में। जब थाने में झगड़ा हुई और मुकदमे नहीं लिखे जा रहे थे तो उस थाने में झगड़ा हुई, मैं अपना आपा खोया। मैंने जो किया वो सबको पता है, जिस तरह से मेरे साथ हुआ वो भी सबको पता है और जो रिएक्शन मेरा हुआ वो भी सबको पता है। परिवार के मुखिया के नाते, पार्टी के मुखिया होने के नाते, हमसे उम्र में बड़े होने के नाते, मेरे अभिभावक होने के नाते, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक फोन करके, राकेश चिंता मत करना, तुमने बहादुरी का काम किया है, तुमने समझौता नहीं किया है, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतने चाहिए कार्यकर्ता को, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कार्यकर्ता को चाहिए। इतना भी आप नहीं कर सकते हो अपने कार्यकर्ता के लिए। उस समय क्या होता मेरे साथ, कुछ भी हो सकता था। एक तरफ सत्ता खड़ी थी, एक तरफ विपक्ष खड़ा था, एक तरफ आपका विधायक खड़ा था और एक तरफ पूरी सरकार खड़ी थी। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को, जिसने सबसे पहले प्राथमिकता से दिखाया और 2-4 जो आपके डिबेट पे थे मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरे वीडियो को दिखाते हुए और सत्य सामने लाने का काम किया, जिसपे बैकफुट पे आई सरकार और पुलिस प्रशासन। जब आपने कहा कि नहीं वो अपराधी है, उसने गलती किया, वो थाने के साथ में गाड़ी लेके घुसा, उसने विधायक को गाली दी, तब जाके। और मैं एक आदमी को और आभार व्यक्त करूंगा, आदरणीय शिवपाल जी को, कि उन्होंने पहले बयान में कहा कि विधायक गाली खाने के लिए है, जब विधायक को कोई गाली देगा तो हाथ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा। यही तो चाहिए कार्यकर्ता को, और क्या चाहिए कार्यकर्ता को। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक भी फोन नहीं आया। तो आप जो चिंगारी
स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाई थी, वो शोला बन के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने आ गई है, ये मान के चला नहीं, जाए। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े नेता हैं हम्म। और जिनके साथ मैंने 20 साल काम किया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कार्यकर्ताओं के संरक्षण और जाति से ऊपर उठते हुए, धर्म से ऊपर उठते हुए, नेता को और खासकर मुखिया को अपने प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ खड़ा नजर आना चाहिए। अखिलेश जी से आप काफी नाराज हैं, नहीं। आपकी बातचीत से पता चल रहा नहीं है नहीं 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 नहीं, कि मैं- आपको मेरी- उन्होंने मैं- फोन नहीं किया, आपको उन्होंने मैं इग्नोर नाराज किया। नहीं 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 मैं नकवी जी, मैं नाराज नहीं हूं, हम्म। मैं बहुत दुखी हूं। नाराज और दुखी में दोनों में अंतर होता है। मैं दुखी हूं इस बात से। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। अखिलेश जी ने फोन नहीं किया आपको, अखिलेश जी ने कोई संपर्क नहीं किया, अखिलेश जी ने बात नहीं सुनी, हालचाल नहीं लिया, सारी चीजें सब हो मैं गई। आपसे पूछूं कि आप इस चैनल में काम करते हैं और आपके साथ हजरतगंज चौराहे पे अभी कोई घटना हो जाए और आपके मालिक, आपके जो भी चीफ हों, जो भी आपके जहां से आपका, आपको एक फोन भी ना करें 1 हफ्ते तक, 4 दिन तक, आपको कैसा महसूस होगा? नहीं, ठीक है आपकी बात। आप जो है वो अखिलेश जी से एकदम किनारा कशी किए हुए हैं, लेकिन शिवपाल जी से जाकर जाकर मिलते रहते हैं आप चुपचाप। नहीं, कभी नहीं, हैं? कभी नहीं। जब से मैंने जब से मेरा मोह भंग हुआ है और जब से मैंने दूरियां बनाई हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय से, मैं तो विधायक तो समाजवादी पार्टी का हूं। अगर मैंने कोई गलती किया तो मुखिया के नाते उनको बुला लेना चाहिए था, पहले ही बुला लेना चाहिए था, या जो भी है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं कभी शिवपाल जी से नहीं मिला हूं, कभी अखिलेश जी से नहीं मिला हूं, कभी अखिलेश जी से मेरा आमना सामना नहीं हुआ है। हाँ, शिवपाल जी विधानसभा में मेरे सामने पढ़ते हैं तो मेरे बड़े हैं, मैं उनका पैर छूता हूं। मेरे सामने माता प्रसाद पांडे पढ़ते हैं, मैं उनका पैर छूता हूं। मेरे सामने राम गोविंद चौधरी जो विधायक नहीं है, मेरे सामने पढ़ते हैं, मैं पैर छूता हूं। मैं एक संस्कारी व्यक्ति हूं। संस्कार मेरे माँ बाप ने दिया है कि बड़ों का सम्मान करिए, और राजनीति अपनी जगह पे है, राजनीतिक व्यवस्थाएं अपनी जगह पे है, लेकिन संस्कार अपने कभी मत छोड़ना। तो शिवपाल जी से एक बार तो मेरे सामने ही मिले थे, जाके कार्ड वार्ड देने गए थे, क्या था शादी का, और उसके बाद भी चर्चाएं रही कि राकेश प्रताप मिलते रहते हैं चुपचाप शिवपाल जी से जा जाके। आपको शायद याद नहीं है, उसके पहले, उसके बाद में वो वोटिंग हुई थी, उसके पहले मैं कार्ड देने गया था, और या शायद उसी के 1-2 दिन बाद, नहीं, उसके बाद देने गए थे सर, बाद कार्ड देने गया था। हाँ। मेरी बेटी की शादी है। अच्छा, मेरी बेटी की शादी थी, और मुझे लगता है कि शिवपाल जी मेरे बड़े हैं, और जो भी मेरा बड़ा रहा मैं सबके घर जाके कार्ड दिया। शिवपाल जी अखिलेश जी को दिया? अखिलेश जी के यहाँ भी मैं कार्ड भिजवाया था। अखिलेश जी से मैंने समय मांगा था, उन्होंने समय नहीं दिया, लेकिन मैं उनके घर के सामने जाके उनके यहाँ कार्ड उनके स्टाफ को दे के आया था, जब वो नहीं मिले तो। राकेश प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है कि बड़े झगड़ालू हैं, थाने में मार बैठते हैं, थाने वाला जिक्र आपने किया, और गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, बड़ी जल्दी तैश में आ जाते हैं, फिर आगे पीछा नहीं सोचते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये बचपन से है कि बाद में राजनीति में आने के बाद ऐसा हो गया? नहीं, मैं बहुत ही व्यवहारिक हूँ और बहुत धैर्यवान हूँ, और मैं जहाँ तक आपको बताऊं कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ, और ना कोई मेरा झगड़े का इतिहास है। मैं आंदोलन का जन्मा व्यक्ति हूँ। मैं आंदोलन करके ही राजनीति में आगे आया हूँ और बड़ी शक्तियों से लड़के आया हूँ। मैं कांग्रेस से लड़के वहां आगे बढ़ा, मैं भाजपा से लड़के वहां आगे बढ़ा, और समाजवादी पार्टी की तीसरी धारा वहां बढ़ा, बहाने का काम किया। तो झगड़ा करके नहीं हो सकता, वो लोगों को जोड़ के हो सकता है। हाँ, लेकिन नकवी जी, कोई माँ की गाली देगा तो फिर मेरा इस धरती पर पैदा होना ही बेकार है, अगर मैं उसको भी जवाब न दे सकूं। तो अगर मैं अपनी माँ की गाली सुन के अपनी रक्षा नहीं कर सकता हूं, तो जिन्होंने 4 लाख लोगों ने, जनमानस ने मुझ पे भरोसा किया, उनके परिवार के लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, मैं उनकी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? उनके लिए अन्याय होगा तो उनके लिए कैसे लड़ पाऊंगा? हाँ, कोई माँ बहन की गाली देगा तो राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। पीठ पीछे देते हैं लोग, लेकिन मुंह पे देगा तो मुंह तोड़ने का काम करूंगा। राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिलता है। आपने अभी रामचरितमानस का जिक्र किया, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया, इन लोगों से सब चीजों से और नाराजगी के बारे में बताया, क्योंकि नहीं, अरे और रामचरितमानस जलाई गई, सारी चीजें हुई, शूद्र की बात आई कि, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें आई, लेकिन मुख्यमंत्री आवास जब धुलवाया गया, अखिलेश यादव इस चीज को कहते थे, तो वो तो यही मान के चलते हैं कि वो शूद्र होने के नाते उनका आवास धुलवाया गया। देखिए, यही चीजें हैं ना, मंदिर धुलवाया गया, शूद्र होने के नाते धुलवाया गया। अंतरराष्ट्रीय विषय पे आपसे चर्चा नहीं करूंगा आज, और किसी इस तरह की भी बात पे मैं कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। बयान तो यही आते हैं ना। लेकिन
ये अखिलेश जी का व्यक्तिगत हाँ बयान है ना। अखिलेश जी के मैं बयान तो अखिलेश यही जी आते से हैं। पूछना चाहता हूं कि जब 12 में मायावती जी के बाद उस मकान में गए थे तो पूजा करवाए थे कि नहीं करवाए थे? घर तो नहीं धुलवाए थे पूजा करवाता है, जो भी जाता है घर पुतवाता है, धुलवाता है, साफ गंगा करवाता है। जल से। नहीं, वो संत है, वो गंगा जल से धुलवाएंगे, उनके पास गंगा जल होता है, जब वो जल से धुलवाए होंगे। कोई भी जब दूसरे, मैं स्वयं विधायक के रूप में जब विधायक निवास में गया हूं, मैं पूरे घर को धुलवाया हूं, पूरे घर को पुतवाया हूं, हवन करवाया हूं, पूजा करवाया हूं, तब जाके उसमें, और उस दिन पहली रात वहीं विश्राम किया हूं और खीर बनवाया हूं, खा के सोया हूं। ये हमारी संस्कृति है और ये सबकी संस्कृति। अभी अपने धर्म के नहीं अनुसार ठीक है, जब आपकी नए बात घर में आप कह जाता रहे हैं हूं कि तो नए घर में जाने की बात है, हाँ, गंगा जल से घर धुलवाया गया, मंदिरों को धोया जाता है, अगर चले जाते हैं विरोध हुआ, शूद्र के नाते कहते हैं कि देखो विरोध। जी ये जी। चंद लोग हैं हाँ जो बात को बढ़ावा देते हैं, और ये चंद लोग हैं जो जातियों में और धर्म में बांट के अपनी राजनीतिक रोटी फेंकने का कुचक्र रच रहे हैं, समाज को तोड़ने का और कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब नए घर में जाता है, चाहे वो विधायक बन के जाए, चाहे अधिकारी बन के जाए, चाहे मंत्री बन के जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन के जाए, या नया घर का निर्माण करवाए, तो पूरी विधि विधान से उसका पूजन करवाता है, उसमें हवन करवाता है, उसका उस पे पत्ता लगाता है, जो जिसका धर्म है, नींबू लटकवाता है, मिर्चा लगवाता है, सब करता है। ये वो कोई हो सकता है कुछ लोग दिखा के करते हो, कुछ लोग चुपचाप कर लेते हो, करते हैं सब। कोई ऐसा नहीं जो नहीं कर। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अब मजेदार बात आपको बता रहा हूं। मैं एक व्यक्ति से मिलता रहता था, जब मिलो तब जय भीम, ओम नमो बुद्धाय। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, उससे जय भीम भी कर लूं, जब वो नमो बुद्धाय कहे तो मैं नमो बुद्धाय कर लूं। एक मतलब कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, किसी की भावनाओं को हाथ नहीं कर रहा हूं। उस व्यक्ति का पैर टूट गया, एक दिन एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया। मैं उसको देखने गया और वो लेटा था, तो जैसे मैं गया तैसे उसने जय भीम कहा। मैंने कहा जय भीम, आइए भैया बेटे, नमो बुद्धाय हो गया, नमो बुद्धाय हो गया। और वो ऐसे लेटा था, जब करवट लिया मुझे लेने के लिए तो कहा हरे राम हो, राम के नाम ही साथ ही कल्याण है, अंत राम के साथ, जन्म राम के साथ, पहला कदम राम के साथ, और कोई तरीका नहीं है पर लगने का, मैं इसको मानना पड़ेगा। और मैं तो बधाई दूंगा योगी जी को कि अगर वो पूजा पाठ करके अपने घर में गए हैं तो निश्चित तौर से उनको सुख शांति उस आवास में मिलती होगी। नहीं तो आपने ये जो नमो बुद्धाय वाली बात, ये तो अपनी अपनी विचारधारा जिसको मैं जो इसका माना खंडन है। मैं तो हाँ, कर ही रहा था। जब वो नमो बुद्धाय कहे तो नमो बुद्धाय, हाँ। जब वो जय भीम कहे तो जय भीम। लेकिन जब वो पैर टूटा उसका और जब वो करोट लिया तो हरे राम। और मैं कहता हूं कि अलग जो सनातनी होगा, जो हिंदू धर्म में जन्मा होगा, जब भी उसके पैर में चोट लगी होगी तो अरे माई या तो निकलता है या तो है अरे राम रे, दो शब्द जरूर उसके मुंह से, दो में से एक शब्द निकल जाता है। नकवी जी, ये तो जनरल है, मैं तो जमीन का आदमी हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, प्राइमरी में पढ़ा हूँ, मैं तो सब देखा हूँ बचपन से। ये सब ये चलता रहता है। इसमें नहीं बहुत रामचरितमानस की जैसे ये आपने बात किया। मैं केवल इतना कहूंगा हाँ कि राजनेताओं को इस तरह से धार्मिक टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जिन्होंने भी रामचरितमानस पे टिप्पणी की, जिन्होंने भी रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई, जिन्होंने भी देवी देवताओं पे अपशब्दों का प्रयोग किया, जिन्होंने भी हिंदू धर्म को मलेरिया और एड्स कहने का काम किया, उनको कोई अधिकार नहीं है किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का। हम कभी नहीं कहते। मैं तो कहता हूं कि जो इस्लामिक है उनको 5 टाइम नमाज पढ़ना चाहिए, जो और धर्मों में पैदा है वो पूजा पाठ करेंगे। और मैं इसका उदाहरण भी देता हूं, जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, मैं वैष्णो माता की चढ़ाई करता हूं, तो सामने कोई भी महिला आ रही हो, उसके सामने पड़ते ही मेरी नजरों में उसके प्रति बहन और बेटी का, माँ का रूप आता है और मेरे मुंह से अपने आप निकल जाता है जय माता दी। मुझे 100 रुपए किसी मंदिर में मिलता है तो मैं उस दिन उसको अपनी जेब में नहीं रखता हूं, उस दान पात्र में डालने का काम करता हूं। आप मस्जिद में जाते होंगे नमाज पढ़ने, वहां 100, 200, 500 रुपए आपको मिल जाता होगा, तो आप उस दिन उसको उस मौलाना को देते होंगे या वहां दान पात्र में डाल देंगे। लेकिन वही 500 रुपए अगर आपको चौराहे पे मिलता है तो उसको आप जेब में डाल लेते हैं। उसको फिर कोई नहीं कहता है किसका है, किसका है, किसका है। देखिए, बस मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना था कि जब आप धार्मिक होंगे तब आप अन्याय से, गलत कामों से बचेंगे, और जब आप अधर्मी होंगे, अधर्म का भाव आप में होगा, तो आप गलत रास्ते पर चलेंगे। जब आप 500 रुपए चौराहे पे बांटते हैं तो शाम को पार्टी करते हैं,
कोई बियर पीने वाला होगा 2 बियर मंगा के मार देगा, कोई कुछ कर, लेकिन वही 500 रुपए जब मंदिर या मस्जिद में मिलता है तो या पुजारी या मौलाना को देता है या दान पात्र में डाल देता है। तो मैं तो हर आदमी से चाहता हूं कि इस्लामिक मुस्लिम है तो 5 टाइम नमाज पढ़े, बौद्धिस्ट है तो खूब बौद्ध जी की पूजा करे, दीपक जलाए, सिख है तो गुरु नानक जी के ग्रंथ को पढ़े, ईसाई है तो अपना वो जो भी तरीका हो मुझे नहीं पता, और हम हिंदू हैं तो हम पूजा पाठ करेंगे। ना हम आपको गाली दें ना आप हमको गाली दें, हम एक दूसरे पर सम्मान का भाव रखें, बस मेरा इतना सा उद्देश्य है। सर, आप इतना नाराज हैं अगर समाजवादी पार्टी से, तो आपने अभी तक विधायकी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? देखिए, जिस दिन भी व्यवस्थाओं का निर्देश होगा उस दिन इस्तीफा दे दूंगा, और ये आज नहीं, ये आज से लगभग 1.5 साल पहले, एक धर्म मंच पे गौरीगंज में, जिसमें कम से कम 5-6 हजार जनता थी, उस धर्म मंच पे खड़े होकर मैंने कहा था कि अब राजनीति रहे चाहे ना रहे, अब विधायक रहूं या ना रहूं, टिकट रहे या ना रहे, लेकिन ऐसे विक्षिप्त प्राणियों का खुलकर विरोध करूंगा। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जिस दल की राजनीति कर रहा हूं उसका प्रतिनिधित्व ऐसे लोग कर रहे हैं जो रामचरितमानस को फड़वा और जलवा रहे हैं, जो देवी देवताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं और जो हिंदू धर्म को एड्स और कैंसर बताने का काम कर रहे हैं। तो 1.5 साल पहले मैंने बोल दिया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं 1 साल तो हो गया था बागी हुए मुझे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको क्यों नहीं निकाल देते, क्यों नहीं नोटिस दिए हमारे खिलाफ? मैंने सही मजबूत है ना, मैंने सही काम आपकी नहीं, हम बता रहे हैं ना, मैं भी थोड़ा सा राजनीति कवर करता हूं, मैं बता रहा हूं ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसलिए आपको नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि आपकी सेटिंग मजबूत है, विधानसभा अध्यक्ष से निकालना उनको है। भाई चिट्ठी लिखी जाएगी तो सेटिंग है राजनीति का कि जो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है उससे मेरी सेटिंग नहीं मजबूत है। जिसने मुझे विधायक बनाया, वो जिसने युवजन सभा का जिला अध्यक्ष बनाया, जिसने मुझ पर 20 साल काम लिया, उससे मेरी फिटिंग नहीं हो पाई, और जो उनके विरोध में बैठा है उससे मेरी फिटिंग हो गई। ये तो आपकी कार्य क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, ये तो आपकी काम कि आप नहीं फिट कर पा रहे हो अपने लोगों को, और वो जाके दूसरी जगह फिट कर। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि 3 महीने में विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेंगे तो आपको हाईकोर्ट जाके उस पर निर्णय लेने पे बाध्य कर सकते हैं आप विधानसभा अध्यक्ष को। एक चीज, दूसरी चीज, मैंने कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहता हूं और कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात करता हूं। 5 बार से जया बच्चन जी राज्यसभा भेजी जा रही हैं, एक कार्यकर्ता फोटो उनसे नहीं खिंचा सकता। मैं स्वयं इस बात का भुक्तभोगी हूं। जिस दिन यहाँ भवन पूजन हो रहा था, एक शिवलिंग लाके पार्टी कार्यालय पे रखा गया था, तामझाम और नाच गाना किया गया था, उस दिन मैंने कहा कि आंटी एक फोटो, तो उन्होंने कहा तुम लोग पिक्चर करते रहते हो। मुझे डांटा है उस आदमी ने, मैं 3 बार का विधायक था। आप 5 बार से उस व्यक्ति को राज्यसभा भेज रहे हो जो कार्यकर्ता के साथ फोटो नहीं खिंचा सकता, जो कार्यकर्ता के दुख सुख में नहीं शामिल हो सकता। और मैं दूसरी बात कहता हूं, बूथ पे खड़ा हो कार्यकर्ता, लाठी खाए कार्यकर्ता, पटीदारी निभाए कार्यकर्ता, जेल जाए कार्यकर्ता, झंडा बैनर लगाए कार्यकर्ता, सजा पाए कार्यकर्ता, अपने जीवन को न्यौछावर करे आपकी पार्टी आपको मुख्यमंत्री हमको विधायक बनाने में कार्यकर्ता। और जब राज्यसभा बनाना होगा तो जयंत चौधरी बनाए जाएंगे, कपिल सिब्बल बनाए जाएंगे, 5 बार एक महिला बनाई जाएगी। कार्यकर्ता कब बनाया जाएगा? कार्यकर्ता कब बनाया जाएगा? जो लाठी खाता है, जो गोली खाता है, जो आपके लिए दफ्तू मुकदमा का 23 मुकदमा हम लोगों पर हुआ है, अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। कार्यकर्ता हूं, पार्टी को खड़ा करने के लिए लगाओ। तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो ये सोचो कि कार्यकर्ता क्यों नहीं। कई मैंने कार्यकर्ताओं को जानता हूं जो पूरा परिवार, जिनको आज घर नहीं है रहने के लिए, यहां समाजवादी पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं उनका नुकसान हो जाएगा। मैं कई नेता को जानता हूं जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, अपने अपने फ्रंटल संगठनों के यूनिवर्सिटियों में पदों पर रहे, आज उनके पास घर नहीं है। एमएलसी कौन बन रहा है? कहां से आ रहे हैं एमएलसी लोग? ये जब 3 बने तो 2 कौन बने? क्यों बना दिए गए? क्या योगदान था हमारी पार्टी को खड़ा करने में? राष्ट्रीय महासचिव जो गाली देते हैं सनातनियों को, जो गाली देते हैं हिंदुत्व को, उनको एमएलसी बना के आप भेज रहे हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना रहे हैं। कार्यकर्ता को कब सम्मान मिलेगा? उनके अंदर तो गैरत जिंदा थी, इस्तीफा तो दे दिया उन्होंने। कौन इस्तीफा दे दिया? वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी। हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी बनाई अपनी दूसरी, हमने कोई पार्टी नहीं बनाई है। हमने पार्टी में रहते हुए पार्टी के नीति को ठीक करने के लिए बगावत की। मैंने पार्टी नहीं बनाई, मैंने कोई दूसरी पार्टी नहीं ज्वाइन की।
आप देखिए नकवी जी। और मैं पहला बयान अगर आपके चैनल पे भी मैंने दिया था, अगर आपको याद हो, विधानसभा में खड़े होके, तो मैंने यही कहा था कि कार्यकर्ता, और मैंने जिसको वोट दिया वो हमारी ही पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव था, सिंबल का चुनाव नहीं होता, मेरी ही पार्टी का राष्ट्रीय राष्ट्रीय अरे कोषाध्यक्ष, पूरा सॉरी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। पूरा गोल बंदी करके आप 6-7 लोग सब पूरा सेटिंग करके चले गए, वहां चुनाव हरवा भाई दिया, साहब मैं यही कह आपको रहे हैं। बताऊं नकवी हाँ, जी, 10 15 20 और चले जाते, उनको हाँ, जरूरत नहीं थी, इतने में उनका पूरा हो गया था। 10 20 और चले जाते, ऐसा है। और यही स्थिति रही अगर कार्यकर्ताओं से ठीक से ना मिला गया, गेट पे घुसते। अब वही बात, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, कोई बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन गेट पे घुसते ही हो गया, जाओ 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 जाओ। अरे क्या है भाई, आपका मैं कार्यकर्ता हूं, आपका हूं, मुझे बिठाओ, मुझसे पूछो कैसे अमेठी में जिंदा हो, कैसा क्या करना चाहिए अमेठी में। 10 साल से आपने 9 साल से आपने जिलाध्यक्ष बना के रखा है, जो यादव महासभा चलाता है, जो सवर्णों को गाली देता है, कार्यकर्ताओं को गाली देता है, जो गायत्री प्रजापति ने आपको वीडियो भेजा, ऑडियो भेजा, जो उनको गाली देता है मां बहन की, उसको आप जिलाध्यक्ष, जिसकी फोटो मैंने दिया कांग्रेस की गाड़ी पर बैठ के प्रचार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी की, और वो आपका जिलाध्यक्ष है, इसलिए वो यादव है, यादव पे आपको भरोसा है, दूसरे पे आपको भरोसा नहीं है। कुछ बोलूंगा तो बहुत कड़ा बोलूंगा। कांग्रेस की गाड़ी पर बैठा प्रचार करता, कांग्रेस के लिए वोट मांगते जिलाध्यक्ष की फोटो और आईडियो मैंने दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और आज नहीं दिया था, 2018 में दिया था 17 के चुनाव के बाद, और फिर उसी को रिन्यूअल कर दिया गया। क्या है भाई ये? आपके ऊपर एक आरोप और है कि आपने फ्लैट लिया, पैसा लिया और फिर वाई श्रेणी सुरक्षा मिली, तब राज्यसभा में वोट दिया। तो आप लोग क्या बिक गए थे इतने लोग? आपका जमीर नहीं गवारा कर रहा था कि पैसे में आप चले जाएं? देखो, आपको शायद नकवी जी अंदर की बात है नहीं पता होगा, लेकिन आप ही के चैनल ने बड़ी प्रमुखता से चलाया था कि मैं और सबको नहीं जानता हूं, लेकिन राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी और राकेश पांडे ने संजय सेठ की चाय नहीं पी है। ये आप ही के चैनल ने चलाया था। और मैं दूसरी बात ये कह सकता हूं कि मैं अमेठी की राजनीति करता हूं। जो प्रधानमंत्री बनाता था, और या जो सांसद होता था वो प्रधानमंत्री बना देता था, जब वो नहीं खरीद पाए राकेश प्रताप सिंह के, तो ये क्षेत्रीय लोगों की कोई हैसियत और औकात नहीं है कि जो हम लोगों को खरीद सके। रही बात केवल इतना कि वोट देने के बाद मुझे वायु सेना की सुरक्षा आई है। हम्म। हो सकता है कुछ बातें निकली हो, आई भी है, कुछ जांच हुई हो जिसकी वजह से सुरक्षा, और 8 लोग वोट दिए थे, 8 को सुरक्षा नहीं आई है। जिसको खतरा रही हो रहा होगा, जिसका गृह मंत्रालय ने समीक्षा कराया होगा, उसको भेजा होगा, मनोज पांडे जी को प्लस दिया है उनके पास। और तो ये सुरक्षा तो देना सरकार का दायित्व है। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं केवल कसम खाना ठीक नहीं होता, लेकिन मैं भगवान राम को साक्षी मान के कह सकता हूँ कि जहां तक मैं जानता हूं, जितने लोगों को मैं जानता हूं 8 में, चाहे वो गायत्री प्रजापति जी की पत्नी हो, चाहे वो राकेश पांडे हो, चाहे विनोद चतुर्वेदी हो, चाहे मैं स्वयं हूं, चाहे अभय सिंह हो, संजय सेठ की एक पीस मिठाई भी जीतने के बाद भी कोई नहीं खाया है। ये भगवान राम को साक्षी मान के कह सकता हूं। एक सवाल और था कि आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? राजनीति में कुछ निश्चित नहीं है, राजनीति में भविष्य निश्चित नहीं है। शिवपाल जी ने पार्टी बनाई, शिवपाल जी ने बहुत कुछ कहा, कभी अमर सिंह ने क्या क्या कहा था और राज्यसभा समाजवादी पार्टी ने भेजा था, बेनी बाबू ने क्या क्या कहा था, राज्यसभा समाजवादी पार्टी ने भेजा था। तो राजनीति में कुछ भविष्य नहीं और किसी का कुछ नहीं तय है। आज आप भारत समाचार के साथ मुझसे बैठ के क्वेश्चन कर रहे हैं, कर हो सकता है किसी और चैनल पे मैं आपके साथ बैठकर आपके क्वेश्चनों का जवाब दे रहा हूं। ये भविष्य किसी के भविष्य, लेकिन मैं इतना केवल कह सकता हूं कि जहां भी रहूंगा जनता के लिए खड़ा रहूंगा, जहां भी काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा, निष्ठा के साथ करूंगा, सही बातों को कहता रहूंगा, और जहां भी अपमान महसूस होगा वहां से हटने में 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। ठीक बात है। अगर अखिलेश यादव बुलाएंगे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए छोड़ के, जिनके वजह से आप लोगों ने बताया कि सनातन का अपमान कर रहे थे, रामचरितमानस जलवाया उन्होंने, तो अगर कोई संभावना बनती है तो अखिलेश यादव के साथ जाएंगे? मैं थोड़ा सा आपको, अगर आप 2-3 मिनट इस चैनल और चलाएं तो मैं आपको बताता हूं। देखो, बहुत सी चीजें हैं कि जैसे मैं वहीं बैठा हूं,
या हम जैसे और लोग बैठे हैं हम्म। जो अपने आप को गरीब कमजोर के साथ रह के राजनीति में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं या लोगों को साथ लेके चलने का मादा रखते हैं। मैं अपने क्षेत्र में कोई भी गरीब से गरीब अंतिम जो अंत्योदय की बात होती है, जो अंतिम व्यक्ति होगा जिसके दरवाजे पे गांव का पंच प्रधान भी नहीं जाता होगा, मैं उसके दरवाजे पे जाके उसके मदद करने का, उसके दुख को बांटने का काम करता हूं। मैं ऐसा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कहीं बुलाया जाए, आप कहीं बैठे हैं या इसी चैनल में आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के मालिक द्वारा रोज आपके इस पे कुरान पे, आपके धर्म पे रोज टिप्पणी की जाए, तो कई दिन आप यहाँ बैठ पाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आप पीडीए की बात करते हो, 10 सवर्ण वहीं बैठे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। भाई इस पे काम भी तो करो। मैं 12 से 17 की तरफ आपको ले जाता हूं। 12 में पहली कुर्सी किसकी? हाँ पक्ष में, मतलब सत्ता पक्ष में अखिलेश यादव। दूसरी कुर्सी किसकी? आजम खां। तीसरी कुर्सी किसकी? शिवपाल यादव। चौथी कुर्सी किसकी? अंबिका चौधरी, मतलब अंबिका यादव। पांचवी कुर्सी किसकी? राम गोविंद चौधरी, राम गोविंद यादव। छठवीं कुर्सी किसकी? पारस यादव। सातवीं कुर्सी किसकी? अहमद हसन। आठवीं कुर्सी किसकी? हाजी रियाज। भैया यही है पीडीए। और वर्तमान में आप देखिएगा, आप जाते हैं सदन, आप देखिएगा पीडीए कहां है। पहली कुर्सी किसकी? फ्रंट की बात कर रहा हूं जो संता पर। पहली कुर्सी किसकी? योगी आदित्यनाथ संत। दूसरी कुर्सी किसकी? खन्ना जी। तीसरी कुर्सी किसकी? केशव प्रसाद मौर्य। चौथी ब्रजेश पाठक। पांचवी सूर्य प्रताप शाही। छठवीं बेबी रानी मौर्य। सातवीं से ऐसे चले आइए, फ्रंट लाइन का आपको फटाफट बता देता हूं, हो सकता है कुर्सियों में थोड़ा सा। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये क्या नाम, आशीष पटेल, आशीष पटेल, दारा चौहान, धर्मपाल सिंह, बेबी रानी मौर्य, अनिल राजभर, ये फ्रंट फल पे है। भैया पीडीए किसके साथ है? पीडीए वहां फ्रंट लाइन पे बैठा है। पीडीए केवल मुंह पे बोलने से नहीं चलेगा, पीडीए को सामने लाके बैठाना पड़ेगा पहली कुर्सी पे। केवल पीडीए 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 केवल अपनी सत्ता को हथियाने के लिए, पीडीए का वोट लेने के लिए, पीडीए शब्द का प्रयोग करके दलित अल्पसंख्यक और अति पिछड़े पिछड़ों को गुमराह करके पर्सनल पार्टी डेवलपमेंट, पर्सनल परिवार डेवलपमेंट, ये नहीं चलेगा पार्टी में। तो इसका मतलब ये मान के चला जाए कि अब दूरियां ज्यादा हो गई हैं यार। सही बात कहूंगा, हम्म। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। राज को राज रहने दो। अच्छा, बहुत जल्दी जल्दी अब रैपिड, सिर्फ 1 सेकंड में जवाब आपको देना है। रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। प्रदेश का सबसे अच्छा सीएम किसको मानते हैं आप? पहले मैं ये कहूंगा कि ये इनसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को दूरी बनानी पड़ेगी, कपिल सिब्बल। वो राज्यसभा बनाए, एक दिन इनके साथ एक मुकदमा इनका नहीं लड़े। अभय सिंह के एक मामले में वकालतनामा तक नहीं लगाई। जयंत चौधरी को उन्होंने राज्यसभा बनाया, छोड़ के भाजपा के साथ खड़े हैं। चयन ठीक करना पड़ेगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपकी राय तो पहुंच ही जाएगी, अब आप बोल रहे हैं चैनल पे। तो प्रदेश का सबसे अच्छा सीएम अभी तक किसको मानते हैं आप? अगर लॉ एंड ऑर्डर के अलग अलग विषयों पे बात करूंगा तो लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और मैं जहां तक सक्रिय राजनीति में रहा हूं तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी मैं ब्लॉक प्रमुख के तौर पे सबसे अच्छा सीएम यानी योगी जी को मानते हैं अभी तक के अभी इतिहास तक जो का? मैंने सीएमओ को देखा है। ठीक। अखिलेश कैसे सीएम रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी ने का विजन अच्छा था, पढ़े लिखे सीएम थे, काम करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों का हस्तक्षेप ज्यादा था उनके कार्य करने में। आप समझ सकते हैं कौन लोग थे दाएं बाएं बैठने वाले लोग। मायावती और चंद्रशेखर आजाद में दलितों का नेता किसको मानते हैं? देखिए मुझे लगता है कि बहन जी ने जितना काम किया है अभी उसमें कहीं खड़े नहीं होते चंद्रशेखर जी। मुलायम सिंह यादव कैसे नेता थे? बहुत अच्छे, और मुझे लगता है कि मैंने जीवन में बहुत नेताओं को देखा है, लेकिन इतने बड़े दल का नेता मैंने नहीं देखा है जिनके हाथ पकड़, मैं आज विधायक हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात नहीं कह सकता हूं निर्भीकता से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से के साथ बगल बैठकर उनसे झगड़ा नहीं कर सकता हूं किसी मुद्दों पर, और मैं युवजन सभा का जिला अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख होते हुए मैं माननीय नेताजी का हाथ पकड़ के उनसे लड़ लेता था अधिकारों के लिए, नौजवानों की बात को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य कैसा आदमी है?
मैं तो इतना कहूँगा कि भटकावपन उनमें ज़्यादा आ गया है। अच्छा, भटक गए हैं रास्ते से। हाँ, भटकावपन ज़्यादा है, स्थिरता होनी चाहिए। ठाकुर नेताओं में सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं आप? जो भी समाज को साथ लेके चले वही बड़ा नेता नहीं है। कि जैसे कि भाई बड़े-बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री योगी सब बड़े हैं, आदित्यनाथ हैं, राजनाथ सिंह हैं। योगी जी हैं, राजनाथ जी हैं, राजा हाँ, भैया हैं, ओम प्रकाश जी हैं, बहुत लोग गोप भाई हैं, मतलब ऐसे हाँ। ठाकुर बहुत नेता हैं जो समाज को जोड़ते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, समाज को लेके चलते हैं। लेकिन आज पूरे देश का राजपूत योगी जी के नाम पे मरने जीने को तैयार है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने राकेश प्रताप सिंह को सुना। इनका यही कहना है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ और मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, अगर ये कहा जाए इनके लिए, क्योंकि बड़े स्पष्ट और बेबाक नेता हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने इस मंच पर खुल के कही हैं। बहरहाल इस तरह के कार्यक्रम आगे भी देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।